हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड्स, आज हम लोग जीव विज्ञान में अपने टॉपिक मानव रोग का तीसरा पार्ट डिस्कस करेंगे। इसके 2 पार्ट हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, तो आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और इसके साथ ही जीव विज्ञान के दूसरे टॉपिक भी अवेलेबल हैं, और साथ ही साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीएस, जनसंख्या से रिलेटेड विभिन्न टॉपिक के टेस्ट वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो जाके अपनी तैयारियों को चेक करें और बेहतर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। और उससे पहले फ्रेंड, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न आपकी तैयारियों को जो बेहतर कर सकें देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है? ठीक है, तो डीपीटी आपको बताना है कि कौन कौन से रोग इसमें शामिल किए गए हैं। डीपीटी का टीका लगता है बच्चों को, आप सबको पता है। तो ऑप्शन आपके पास दिया है कि पोलियो के, टिटनेस के, या फिर प्लेग के। पोलियो, टीबी, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, या फिर टिटनेस, या फिर डिप्थीरिया, पोलियो, कुष्ठ रोग। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुकुर खांसी, जिसे काली खांसी भी कहते हैं। ठीक है, डिप्थीरिया और टिटनेस, ये 3 रोग ऐसे होते हैं जिनके लिए डीपीटी का टीका बच्चों को दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। इसको प्रतिजन डीपीटी के नाम से भी आएगा, तो आप इसको आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन के नाम से भी आता है, ये कभी कभी इंग्लिश में आएगा तो ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन के नाम से भी आएगा। तो ये तीनों रोग आप उसको टिक कर देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं? तो देखिए फ्रेंड, ये विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ और कवक से संबंधित प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं, और इसका ट्रिक भी मैंने इस मानव रोग के पार्ट में बताया है, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। और विषाणु से जनित बीमारियों का जो हमने ट्रिक दिया था वो था, ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो। तो इससे हम लोग, अगर ये हमको याद है तो इसको एलोब्रेट करके रोगों के नाम हमको पता हो जाएंगे, और हम इसमें आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा आंसर सही है। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। विषाणु जनित रोग कौन कौन से हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसमें होगा बी, जिसमें रेबीज है, हर्पीज है, मम्स है। तो आप ट्रिक के थ्रू इसको याद कर सकते हैं। तो अक्सर हमको जीवाणु, विषाणु के जो रोग होते हैं उनमें हमेशा कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन किस से हो रहा है। तो विषाणु का जो ट्रिक है, ये चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो, इसको आप एलोब्रेट करेंगे तो ये तीनों रोग उसमें समाहित हैं, जिसमें लगभग 12 से 13 रोग इसमें शामिल है एक लाइन में। चलिए अगला देखते हैं। ब्लू बेबी, इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं, या फिर ब्लू बेबी के नामक प्रदूषण कारक बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होती है? तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारक कौन सा एलिमेंट है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रेट। ठीक है, तो पानी में अगर नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है, और बच्चे जब इस जल को पीते हैं तो उनके होंठ एवं शरीर का रंग नीला पड़ने लगता है। ठीक है, और ये जो नाइट्रेट होता है, जो बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है, उससे क्रिया करके जो उसके ऑक्सीजन को ले और आने और जाने की जो क्षमता होती है हीमोग्लोबिन की, उसको प्रभावित कर देता है, उसको कम कर देता है, जिससे जो बच्चे होते हैं वो सांस नहीं ले पाते हैं, सांस लेने में कठिनाई होती है। चलिए अगला देखते हैं। चिकित्सीय भाषा में, ठीक है, मेडिकल के लैंग्वेज में आपको गोल्डन आवर का मतलब बताना है, ये किससे संबंधित है। ऑप्शन आपके पास हैं, कैंसर के अंतिम चरण से,
गर्भ में शिशु की जानकारी से, वास्तव में बच्चे के जन्म से, और डी है हृदय आघात। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का क्या मतलब होता है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। जब फ्रेंड दिल का दौरा पड़ता है, हार्ट अटैक आता है, तो जो पहला घंटा होता है, ठीक है, पहला घंटा, उसे ही गोल्डन आवर का नाम दिया जाता है, क्योंकि यही आवर होता है जिसमें अगर व्यक्ति वापस आ गया तो वो स्वस्थ रहेगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। चलिए अगला देखते हैं, बीटा लॉकर। बीटा लॉकर एक मेडिसिन है, इसका प्रयोग किसके लिए होता है? हृदयाघात से बचने के लिए, प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने से बचने के लिए, या चिरकालिक मधुमेह से बचने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो बीटा लॉकर एक औषधि है फ्रेंड, जिसका प्रयोग हम हार्ट अटैक में करते हैं, ठीक है। तो हृदय आघात से बचने के लिए इस औषधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हाइपर जो ब्लड प्रेशर, अधिक ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल करता है, बीटा लॉकर नामक औषधि। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसका नाम याद रखिएगा आप लोग, और ब्लू बेबी सिंड्रोम का नाम भी जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? हमारे हृदय की जो धड़कन है उसको कंट्रोल करने के लिए, कि हार्ट की जो धड़कन बहुत अधिक न हो जाए या फिर बहुत कम न हो जाए, एक जो औसत गति है उसको बनाए रखने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम, ठीक है। तो पोटेशियम हृदय की धड़कन एवं जो नाड़ी स्पंदन जो क्षेत्र है उसको संचालित करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और इसके स्रोत आप अनाज, फल, सब्जियों वगैरह में भी होता है, मांस मछली में भी होता है, तो आप उससे ज़रूर लें। अगला देखते हैं, लंबे समय तक उपवास रखने पर सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? हाथ पर, हृदय पर, फेफड़े पर, या फिर गुर्दे पर? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए। जो लोग बहुत ज़्यादा उपवास रखते हैं उनमें किसकी समस्या बढ़ सकती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किडनी पे, ठीक है। तो लंबे समय पर अगर आप उपवास रखते हैं, एक हफ्ता, जैसे कभी कभी नवरात्र में लोग रखते हैं, तो उससे किडनी को प्रभावित होने की आशंका सबसे ज़्यादा भी होती है और प्रभावित थोड़ी बहुत हो भी जाती है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, कई बार ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से एक सही मैच नहीं है, उसको आपको बताना है। आर्सेनिक 74, जिसका समस्थानिक है आर्सेनिक का, ये ऑप्शन आपके सामने दे रहा है, ट्यूमर की पहचान करने के लिए है। आयोडीन का समस्थानिक जो 131 परमाणु क्रमांक का है, वो थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए होता है। सोडियम 24 जो होता है एक व्यतिक्रम के लिए होता है, या फिर कोबाल्ट 60 एड्स की पहचान के लिए होता है। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए फ्रेंड। ये 4 ऐसे टॉपिक हैं, पॉइंट हैं, जिससे अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछता है और कन्फ्यूजन पैदा करता है। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर की पहचान के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। कैंसर, रक्त कैंसर की रोकथाम के लिए ये रेडियो समस्थानिक है कोबाल्ट 60, जिसका प्रयोग हम लोग कैंसर की, एड्स की जगह क्या होगा, कैंसर की रोकथाम के लिए करते हैं। बाकी आर्सेनिक 74 का प्रयोग ट्यूमर की पहचान के लिए, आयोडीन 131 का प्रयोग थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए ज़रूरी है, और सोडियम 24 जो होता है उसका प्रयोग रक्त के व्यतिक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है फ्रेंड। और इसी तरह कोबाल्ट 60 की तरह अगर फास्फोरस, कभी कभी ऑप्शन में फास्फोरस भी दे देता है, तो फास्फोरस 24, ठीक है, जैसे फास्फोरस 32 का प्रयोग भी हम रक्त कैंसर या ल्यूकीमिया की बीमारी की रोकथाम के लिए करते हैं, ठीक है।
तो इसको ध्यान रखिएगा। फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 रक्त कैंसर से बचने के लिए प्रयोग किए जाती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। फ्रेंड, ये कोबाल्ट 60 वाला प्रश्न कई एग्जाम में पूछा गया है, और जैसे ये उत्सर्जित वाला जो ऑप्शन आ गया यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा किरणें, तो कभी कभी प्रश्न में जैसे इसी साल के प्रश्न में बिहार पीसीएस में या फिर एनटीपीसी में पूछा गया है कि किसके उत्सर्जन से हम लोग रोगों का बचाव करते हैं या फिर रोगों का ठीक करते हैं। तो यहाँ पे गामा किरणें होगी फ्रेंड। इसका सही आंसर क्या होगा? गामा किरणें। कोबाल्ट 60 से गामा किरणें निकलती है जिससे रक्त कैंसर की जो खराब कोशिकाएं होती हैं उनको ठीक करने में मदद मिलती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। कोबाल्ट 60 से गामा किरणें उत्सर्जित होती है जो रक्त कैंसर से बचाव में मदद करती है। अगला है ल्यूकेमिया, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। रक्त कैंसर एक प्रकार का कैंसर है जिसमें साधारण बढ़ोतरी होती है। ठीक है, तो किस चीज़ की बढ़ोतरी होने लगती है? अस्थि कोशिकाओं की संख्या में, या फिर जो प्लेटलेट्स होती हैं उनकी संख्या में, या फिर लाल रक्त जो आरबीसी होती हैं उनकी संख्या में, या फिर श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। वाइट ब्लड कार्पस की संख्या बढ़ने लगती है ल्यूकेमिया बीमारी अगर आपको होती है, तो इसका मतलब है कि श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं वो बहुत तेज़ी से आपकी बॉडी में बनेगी, असाधारण रूप से बढ़ेगी, जिससे जो रक्त और खपत की मात्रा बढ़ जाएगी और वहाँ पे कैंसर जनरेट हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये भी ल्यूकेमिया से प्रश्न कई बार पूछा गया है। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी कर सकता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कर्क रोग मतलब कैंसर। ठीक है, कैंसर को हिंदी में कर्क रोग भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हिंदी थोड़ी सी जटिल होती है, तो इंग्लिश आप खासकर अगर साइंस को पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश के टर्म भी आपको याद होने चाहिए, नहीं तो कभी कभी प्रश्न आपको इस तरह से फंसा सकता है। जैसे कर्क रोग दे दिया, अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे जानकारी होते हुए भी। तो कैंसर रोग उत्पन्न होता है और उसका उपचार भी कर देता है, ऐसा क्या है? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, जो आयनिक विकिरण होता है। आयनिक विकिरण, ठीक है, ये जो रेडिएशन होता है आयोनिक रेडिएशन, ये अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर इस विकिरण का प्रभाव पड़ता है तो इससे कैंसर होता भी है। और इसका निम्न और मध्यम विकिरण का अगर फ्रिक्वेंसी का यूज़ करेंगे तो उसको कैंसर को ठीक भी किया जाता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें ये आयनीय विकिरण पर आधारित होती है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका वहन करता है। ठीक है, हीमोफीलिया पहले तो याद रखिए ये आनुवंशिक रोग है। ठीक है, आनुवंशिक रोग है, आनुवंशिक नहीं। तो इसको पहले ये आपको याद रखना है कि हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है, और इसका वाहक कौन होता है, इसको वहन कौन करता है? तो आपके पास ऑप्शन है, या तो स्त्रियां करती हैं जो स्त्रियों में ही केवल होता है, या फिर स्त्रियां करती हैं पुरुषों में होता है, या पुरुष इसका वहन करते हैं और ये प्रकट स्त्रियों में होता है, या फिर पुरुष करते हैं और पुरुषों में ही ये प्रकट होता है। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्रियां करती हैं। हीमोफीलिया का जो एक आप कह सकते हैं सहलग्न रोग है, लिंग सहलग्न रोग है, जिसमें जो रोगी होता है उसमें चोट लगने के बाद जो प्लेटलेट्स होती हैं वो काम नहीं करती हैं, बहुत तेज़ी से रक्तस्राव होता है, रक्तस्राव होता है, ब्लड का बहना बंद नहीं होता है,
और इसका कारण स्त्रियां होती हैं। ये पुरुषों में होता है लेकिन इसका वहन करती हैं स्त्रियां, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये एक आनुवंशिक विकार भी है। तीसरे से संबंधित प्रश्न कई बार पूछा है कि कौन सी व्याधि, कौन सा रोग आनुवंशिक है या फिर किस रोग में जो है कि वहन स्त्रियां करती हैं लेकिन ये पुरुषों को होता है। तो इस तरह से कई बार इससे प्रश्न पूछे गए हैं, तो हीमोफीलिया हुए आप लोग इम्पोर्टेंट मान के चलिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन आनुवांशिक रोग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक प्रश्न हमने यहाँ पे लगाया भी है, आनुवांशिक रोग नहीं है। तो जो आनुवांशिक रोग हैं कई बार एग्जाम में इसको पूछा भी गया है कि अगर कौन से आनुवांशिक रोग हैं और कौन से नहीं हैं। तो नाम कुछ नए होंगे, आप तो इसको ध्यान से याद करिएगा। डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, बाउल सिंड्रोम, दात्र कोशिका और रक्तता, ठीक है। इनमें से जो एक आनुवंशिक अव्यवस्था नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, बाउल सिंड्रोम, ठीक है। बाउल सिंड्रोम ये आनुवंशिक रोग नहीं है, बाकी डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया और कोशिका में जो अरक्तता होती है ये तीनों आनुवंशिक रोग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सेरेब्रल पाल्सी, सेरेब्रल पाल्सी आप लोग को पता भी होगा, आप लोग सेरेब्रल करके एक पार्ट भी पढ़ते हैं मस्तिष्क में। तो ये एक मस्तिष्क संबंधित बीमारी है, ठीक है। अब इसके नाम से पता चल गया है। जो सामान्यतः पाई जाती हैं, किसमें पाई जाती हैं? वृद्धों में जो ड्रग का नशा करता है उनमें, या फिर छोटे बच्चों में, या फिर केवल महिलाओं में। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए। सेरेब्रल पॉल्सी जो होती है बीमारी वो किस में होती है? इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, छोटे बच्चों में, ठीक है। तो जो ये इसको प्रमस्तिष्क अंगघात भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। सेरेब्रल को प्रमस्तिष्क कहते हैं, आप सबको पता है। और पॉल्सी का मतलब होता है अंगघात, ठीक है। या प्रमस्तिष्क पक्षाघात भी कहते हैं, या फिर इसको प्रमस्तिष्क अंगघात भी कहते हैं। तो हिंदी में भी आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें होता क्या है? तो इसमें जो फ्रेंड अगर आप न्यूरॉन्स अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है, न्यूरॉन्स जो तंत्रिका तंत्र की ये कोशिकाएं होती हैं, आप कह सकते हैं सबसे छोटी यूनिट होती है। इसमें भी एक न्यूरॉन्स होते हैं जिनको मोटर कंट्रोल न्यूरॉन्स कहते हैं। तो उसकी क्षति जो होती है वो मतलब बहुत जल्दी जल्दी ख़राब होने लगती हैं, ठीक है। और इसके वजह से ये बीमारी उत्पन्न होती है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, सेरेब्रल पाल्सी छोटे बच्चों में होती है। अगला है अल्जाइमर रोग, आप लोगों ने कई बार इसको सुना होगा। मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? मस्तिष्क, आँख, पेट या फिर कान? अल्जाइमर रोग कई बार आप लोगों ने सुना होगा, तो इसका उम्मीद है आप लोग आंसर इजली बता पाएंगे। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क। अल्जाइमर में क्या होता है फ्रेंड? इसमें जो आदमी की स्मरण क्षमता होती है वो कमज़ोर हो जाती है, आप गजनी टाइप का व्यवहार करने लगते हैं, ठीक है। तो जो गजनी जिसमें भूलने की बीमारी होती है, तो ये एक तरह से अल्जाइमर रोग का ही एक आप कह सकते हैं दूसरा सेगमेंट है। इसमें क्या होता है कि मनुष्य जब 50 से ऊपर के होने लगता है तो ये बीमारी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट थे जिनका नाम एलोइस अल्जाइमर था, उन्हीं के नाम पे इस रोग का नाम रखा गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड वीडियो कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे, आप लोग के लिए ऐसे ही बेहतर वीडियो हम लोग भी बनाते रहें। तो इतना काम तो आप लोग कर ही सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों में सबसे कम सुप्रभाव अंग है, ठीक है। अगर हानिकारक विकिरण होता है तो सबसे कम प्रभावित कौन होता है और सबसे अधिक प्रभावित कौन होता है? ऑप्शन आपके पास आँख है, फेफड़ा है, मस्तिष्क है, हृदय है। तो सबसे कम आपको पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
मस्तिष्क, जो हमारा मस्तिष्क होता है वो हानिकारक जो विकिरण होते हैं, रेडिएशन होते हैं, उससे सबसे कम प्रभावित होता है। और सबसे अधिक जो प्रभाविता की बात की जाएगी, सबसे अधिक की, तो ये होगा आँख। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आँख सबसे अधिक प्रभावी होगी और ब्रेन सबसे कम होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन तथा जल से, मच्छरों के काटने से, या फिर भूख से, या फिर जानवरों के काटने से। ठीक है फ्रेंड, ये भूख नहीं होगा, मिस टाइपिंग है, यहाँ पे थूक होगा। ठीक है, थूक से या चीखने खांसने से आप इसको ऐसे ले सकते हैं। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूषित भोजन। ठीक है, दूषित भोजन और जल से पोलियो वायरस होता है, जो कि अब हमारे यहाँ लगभग इसके केस नहीं हैं, ख़त्म हो गए हैं और भारत पोलियो मुक्त देश भी घोषित हो चुका है। और पहले फ्रेंड ये हमारे यहाँ आप लोग को पता है गरीबी वगैरह बहुत ज़्यादा थी, तो पोलियो के वायरस बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ करते थे और बाद में टीके वगैरह भी आ गए, तो इसके काफ़ी जो है कि लोगों को राहत मिली। अगला है साल टीका। ठीक है, साल या साल्क इसको दोनों कह सकते हैं। ठीक है, इसको आप साल्क भी कह सकते हैं। का टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है, किस व्याधि को आप कह सकते हैं कि ठीक करता है। चेचक है, टिटनेस है, टीबी है, या फिर पोलियो है। तो साल्क का टीका फ्रेंड आप लोग को पता होगा, जॉन साल्क थे, उन्हीं के नाम पे इसका नाम साल्क टीका रखा गया है। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर डी, पोलियो। ठीक है, तो ये पोलियो की खोज किसने की थी, तो जोन्स साल्क ने। ठीक है, नाम याद रखिएगा, जोन्स साल्क। ठीक है, इन्हीं के नाम पे साल्क टीका रखा गया है। और फ्रेंड जो पोलियो होता है वो किससे संबंधित बीमारी है, तो ये विषाणु से संबंधित बीमारी है। इसको भी कई बार पूछा गया है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, पोलियो विषाणु जनित रोग है और इसका टीका बनाया था जोन्स साल्क ने, जिसको साल्क टीका भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एथलीट फुट बीमारी होती है, एथलीट फुट विषाणु से, प्रोटोजोआ से, फफूंद से, या फिर सूत्रकृमि से। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। एथलीट फुट, तो फ्रेंड एथलीट फुट नामक बीमारी जो होती है, इसको जो त्वचा होती है, जो स्किन होती है, जो मुलायम हिस्सा होता है, वहाँ पे ये प्रभावित करता है। और इस रोग में जो संक्रमण होता है वो मृदा से होता है। ठीक है, मिट्टी से। तो इसका जो कारण होता है ये फफूंद से होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कई बार ये परीक्षा में पूछा गया एथलीट फुट। ठीक है, एथलीट फुट कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला है ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है। ठीक है, अगर ब्रेन की कोई बीमारी हो तो उसकी जांच की जाती है, आप कह सकते हैं कौन सा तरीका है। ईसीजी होती है, या फिर पीएमजी होती है, या फिर ईईजी होती है, या फिर ईएमजी होती है। ठीक है, तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईईजी। ठीक है, ईईजी, इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे तो बहुत ही आसानी होगी। ई से इलेक्ट्रो, दूसरे ई से इंसेफ्लो, और जी से ग्राफ। ठीक है, तो इसका हो गया ई से इलेक्ट्रो, ठीक है, और ई से इंसेफ्लो, नाम जरूर याद रखें। ठीक है, और जी से ग्राफ। तो इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफ ईसीजी के द्वारा ब्रेन की विभिन्न बीमारियों को पता लगा, जैसे जैसे मिर्गी हो गई, मस्तिष्क कैंसर हो गया, या मस्तिष्क टीबी हो गया इत्यादि, इन सब की जांच इसी टेक्निक के थ्रू की जाती है। ईसीजी जो होता है फ्रेंड, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, हृदय की संबंधित बीमारियों की जांच करता है। ईएमजी जो होता है इलेक्ट्रोमायोग्राफ होता है, इससे मांसपेशियों से संबंधित बीमारी का पता लगता है। तो ईसीजी
और EMG और EEG तीनों को आप लोग याद रखिए, कई बार एग्जाम में इसको पूछा गया है। अगला प्रश्न है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम जो आनुवंशिक बीमारी थी हम लोग डिस्कस किए थे, इसमें क्या होता है, ठीक है, किस वजह से ये होती है। ऑप्शन है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, गुणसूत्रों की संख्या की संरचना में परिवर्तन, ठीक है, ये की संरचना होगा, ठीक है, तो हाँ संरचना में परिवर्तन, ठीक है, DNA की संरचना में परिवर्तन या फिर RNA की संरचना में परिवर्तन। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। आप लोग को पता है हमारे पास 46 गुणसूत्र होते हैं, और इस केस में जब डाउन सिंड्रोम नामक बीमारी, आनुवंशिक बीमारी होती है, तो इसमें 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। ठीक है, 21वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है वो 2 के बजाय 3 हो जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें 21वें जोड़ी वाला, ठीक है, 23वें वाला नहीं, 21वां जो जोड़ी वाला है वो 3 हो जाएगा, 2 की बजाय 3 हो जाता है। इस वजह से ये बीमारी हो जाती है जिसमें गर्दन मोटी हो जाती है, सर जो है कि सिर जो होता है वो गोल हो जाता है, मुंह अक्सर खुला रहता है, आंखें थोड़ी टेढ़ी हो जाती है। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जैसे मंगोली जड़ता भी कहते हैं। ठीक है, तो मंगोलायड आइडोसी भी इसको कहते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। हेपेटाइटिस बी बहुत ही पॉपुलर रोग है, आप कह सकते हैं। प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु या फिर फफूंदी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपके पास दिया है, प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया या फिर फंगस। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणु। ठीक है, तो विषाणु से रोग हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। ये चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो, जो हमारे ये मानव डिजीज के रोग में पहला वीडियो है, तो उसमें आप लोग को मिल जाएगा हेपेटाइटिस बी। अगला देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों के प्राण लेने वाला रोग है। सबसे ज़्यादा जो लोग मर रहे हैं जिस रोग से, वो रोग कौन सा है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यक्षमा। ठीक है, यक्षमा को क्या कहते हैं, टीबी कहते हैं फ्रेंड, याद रखिएगा। इसको क्षय रोग भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसका एक और नाम है तपेदिक। ठीक है, तो ये चारों नाम आप याद रखिए, यक्षमा, तपेदिक, क्षय रोग या टीबी, इससे मरने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है पूरे विश्व में और भारत में भी। अगला है, क्षय रोग की परीक्षण हेतु विशिष्ट टेस्ट कौन किया जाता है। रॉबर्ट का टेस्ट, विडाल का टेस्ट, मैंटॉक्स का टेस्ट या फिर कॉन का टेस्ट। ठीक है, जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैनटॉक्स का रोग। ठीक है, तो जो टीबी के संक्रमण के दौरान जो टीबी ब्लड टेस्ट होता है उसे मैनटॉक्स कहते हैं। ठीक है, मैनटॉक्स टेस्ट कहते हैं। इसमें एक दवा होती है क्यूलिन नाम से। ठीक है, इसको बॉडी के जो ऊपर वाली त्वचा होती है, स्किन होती है, इसमें इसको इंजेक्शन के थ्रू लगाया जाता है, उसके बाद उसका प्रभाव को ऑब्जर्व किया जाता है और इससे टीबी का पता लगाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, और आज का पहला प्रश्न है लेकिन लिस्ट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कौन सा एक मैच नहीं है। एनीमिया, लौह की कमी, खैरा जस्ते की कमी, ग्वाइटर आयोडीन की म्लानत। ठीक है, म्लानता होता है। ठीक है, म्लानता। ठीक है, म्लानता मतलब भी कमी होती है, तो कभी कभी म्लानता मिल जाएगा तो आपको परेशान नहीं होना है, डिफिशियंसी होता है, कमी होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और स्कर्वी विटामिन ए की कमी। तो जल्दी से अपना आंसर, उम्मीद है कि आप लोग बता सकते हैं इसको, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी से विटामिन ए की कमी, सॉरी स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन ए की नहीं
विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, तो विटामिन वाले हमारा जो वीडियो है, विटामिन से होने वाले जो रोग और उसके कैसे कैसे नाम हैं, तो वो सब में हमने इसको डिस्कस किया है। तो फ्रेंड, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही बेहतर वीडियो आपको मिलते रहें। आगे की वीडियो के लिए फ्रेंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।